प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव हिंदी ऐच्छिक विषय के लिए प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत विभिन्न मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया। बाकी और सब विषय जैसे भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी कोर हो गया, संस्कृत है, सभी का मैंने सेट 1 कंप्लीट करा दिया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ऑफिशियल ये जारी किया गया है, परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले गद्यांश को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी से आपको खोज खोज के आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अनुशासन का अर्थ है। तो अनुशासन का अर्थ होगा स्वयं पर स्वयं का शासन। दूसरा है, किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। तो सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ। तीसरा, किनमें अनुशासन का महत्व नहीं होता। तो वन्य जीवों में, मतलब जो अनुशासन में नहीं रहते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखे तो अनुशासन का महत्व हो जाएगा। फिर आपको पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के सही विकल्प का चयन करें। तो इस पद्यांश को आप देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका हो जाएगा निर्भयता। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। तो सरिता से। सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई गई है। तो आत्म बलिदान देता है। कैसा प्रेम निष्प्राण होता है। तो जिसमें त्याग ना हो। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। तो 3 आयाम होते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो 1826। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो रिपोर्ट। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ। चीन। निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव है निष्कर्ष। निम्न में कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। तो संपादन। एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 16 से 19 के सही विकल्प। तो पद्यांश आप देख सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। किन लोगों के खाली कटोरों में बसंत उतरता है। तो भिखारियों के। प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा की गई है। बनारस। रोज में कौन सा अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है। केदारनाथ सिंह। तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तो उद्बोधन परक। धनानंद ने अपनी पुकार से नायिका से क्या खोलने की बात कही है। तो कान। हरगोबिंद कौन है। तो संबदिया। अराफत लेखक के लिए क्या बन रहे थे। तो शहद की चाय बना रहे थे। क्या बना रहे थे होना चाहिए था क्वेश्चन। तो शहद की चाय। दूसरा, देवदास कहानी की नायिका कौन है। तो पारो। बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी। तो भथुआ साग। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है घड़ी साजी। प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी। तो 8 वर्ष। मिर्जापुर में रहने वाले पुराने परपाटी के प्रतिभावन कवि कौन थे। तो वामनाचार्य गिरी। सुभागी किसकी पत्नी थी। तो भैरव की। लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है। तो वत्तक से। यहाँ से आपका गद्यांश को पढ़ना है और 31 से 33 तक के आपको आंसर को देना है। तो आप देख सकते हैं गद्यांश आपका। क्वेश्चन है 31, यहाँ वक्ता कौन है। तो यह कथन बड़ी बहुरिया का है। इस कथन के द्वारा कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। तो इस कथन के द्वारा बड़ी बहुरिया के व्याकुलता का भाव प्रकट होता है। ये सब बातें किस पात्र द्वारा सुना जा रहा है। तो ये सब बातें हरगोबिंद द्वारा सुना जा रहा है। बनारस में क्या क्या यथास्थिति रखी हुई है। तो बनारस में तुलसीदास की खड़ाऊ तथा गंगा के घाटों से बंधी नाव आज भी यथास्थिति में रखी हुई है। देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा की। तो भाई की मृत्यु के बाद देवसेना ने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। नागमती किसे जलाकर राख कर देना चाहती थी। तो नागमती अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती थी। बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को खाने के लिए क्या दिया। तो चूड़ा, दूध और चूड़ा दिया था। व्यालू का क्या अर्थ होता है। तो व्यालू का अर्थ अर्धरात्रि का भोजन होता है।
39 है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। तो सरोज का विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण तरीके से हुआ था। इसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं था। विवाह का निमंत्रण पत्र किसी को नहीं भेजा गया, केवल कुछ स्वजन ही विवाह के अवसर पर उपस्थित थे। कवि निराला ने माता पिता दोनों के द्वारा की जाने वाली सभी वैवाहिक रस्मों को स्वयं निभाया। ना तो कोई संगीत था और ना ही रात्रि जागरण। विवाह के बाद पुत्री को दी जाने वाली कुल शिक्षा स्वयं पिता निराला ने दी तथा पुत्री के लिए पुष्प सेज भी पिता ने ही तैयार की। वास्तव में सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। 40 है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो बस बनारस में बसंत का आगमन बिना शोर शराबे का अन्य जगहों से भिन्न रूप से होता है। बसंत के आगमन के साथ धूल का बवंडर उठने लगता है, जो लोगों के मुंह में पड़कर उनकी जीभों में किरकिराहट उत्पन्न करता है। बसंत के आने पर भी बनारस के मूलभूत स्वरूप, स्वभाव एवं संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर है, 12 मासा कविता की नायिका के दुख का क्या कारण है। तो प्रस्तुत कविता में नायिका प्रेषित पति का है, अर्थात उसका पति उसे छोड़कर अन्य देश चला गया है। वह दुखी होकर 12 महीनों की चर्चा करती है और कहती है कि पति के बिना हर मौसम व्यर्थ है। इस गीत में वह अपनी दशा को हर महीने की विशेषता के साथ पिरोकर रखती है। 42 है, उपाध्याय जी कौन सी भाषा के समर्थक थे। तो उपाध्याय जी नगरी भाषा के समर्थक थे और हमेशा से ही नागरी भाषा में लिखते थे। उनका कहना है कि नागर अपभ्रंश से जो लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नागरी कहलाई। संवाद कहते वक्त बड़े बहुरिया की आंखें क्यों छलछलाई। तो हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो आंगन के मोदियाइन बड़ी बहुरिया को उद्धार के लिए जली खट्टी सुना रही थी। हरगोविंद के सामने स्वयं को मोदियाइन द्वारा अपमानित होने पर बड़ी बहुरिया को अपनी दशा हरगोविंद से व्यक्त करनी पड़ी। उसने संवदिया को बताया कि देवा देवरानी बड़े बेदर्द हैं, ठीक अघनी धान के समय तथा आम के मौसम में आकर हिस्सा ले जाते हैं और कर्ज उधार बड़ी बहुरिया को चुकाना पड़ता है। संवाद कहते वक्त अपनी करुण दशा वर्णन करते हुए बड़ी बहुरिया का दुख आंखों के जरिए बाहर आ गया। दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा देवदास कहानी में जिस प्रकार शरद चंद्र का देवदास अपने पारों के लिए सारा जीवन मारा मारा फिरता रहा है, उसी प्रकार संभव रूपी देवदास अपनी पारों के लिए मारा मारा फिरता है। वह उसे ढूंढने के लिए बाजार घाट मंदिर सब जगह जाता है, उसके मिलने के लिए मन्नतें मांगता है। जब वह मिलती है तो लड़की का नाम पारो सुनकर जैसे उसकी खोज सार्थक हो जाती, इसलिए वह अपने नाम के साथ देवदास लगाकर इसका संकेत भी दे देता है। दोनों के मध्य प्रेम एक दूसरे के प्रति ललक तथा रोमानित उत्पन्न होती है। देवदास वह नाम है जो प्यार में पागल प्रेमी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यही कारण है कि यह शीर्षक कहानी को सार्थकता देता है। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। तो सूरदास एक अंधा भिखारी था, वह लोगों के दान पर जीता था। एक अंधे भिखारी के पास धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन का पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बातें कर सकते थे। अतः जब गजाधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा जो अब भैरों के पास थे, सूरदास सकपका गया और उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था, अतः वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। 46 है, बिस्कोर में हुए बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बिस्कोर में बरसात अचानक नहीं आती, पहले बादल घिरते थे और गड़गड़ाहट होती थी, फिर पूरे आकाश काले बादलों से घिर जाता था और दिन में रात जैसा अंधेरा छा जाता था। उसके बाद घनघोर वर्षा होती थी। बरसात की बूंदें गिरने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्राकृतिक संगीत उत्पन्न कर रही है। उसमें तबला, मृदंग और सितार जैसे संगीत का आनंद होता था। पानी बरसात था तो दिखाई भी देता था कि घर की छत से देखने पर दूर से घोड़े की कतार दौड़ती हुई चली आ रही प्रतीत होती थी।
आंधी तो टीन और छप्पर उड़ाती थी, मतलब आंधी होना चाहिए था, यहाँ आंधी तो टीन और छप्पर उड़ाती थी और लगातार वर्षा से दीवार भी गिर जाती थी। घर धंस जाते थे, बाढ़ जाती थी। दीर्घ उत्तरीय यहाँ से प्रश्न है, स्त्री शिक्षा का महत्व विषय पर निबंध लिखना। तो बच्चों ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आंसर, इसीलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसी तरह। ये आंसर ऑफिशियल ही जारी किया गया है जो आपको बता रहा हूँ, बस इसी तरह आपको ये देख लेना है, लिख लेना है। प्राचीन काल की स्थिति यहाँ डिटेल आप देख लीजिए। फिर है स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति, स्त्री शिक्षा का महत्व और आवश्यकता, भारत में नारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति। उसके बाद है भ्रष्टाचार के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। तो देख लीजिए किस तरह रूपरेखा है, इसी तरह लिखना है। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण पाकुड़, विषय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में महोदय, और यहाँ फिर इस तरह का डिटेल आपको बना देना है। इस तरह डिटेल बना दीजिएगा और फिर यहाँ भर दिए अपना नाम, जिस स्कूल से हैं वो स्कूल का एड्रेस। 39 है फीचर और समाचार में अंतर स्पष्ट करें। तो फीचर लेख अक्सर पाठकों के संदर्भ, विशेषण और मानवीय रुचि प्रदान करने के लिए कहानी के मूल तथ्यों से परे जाते हैं। समाचार लेख आमतौर पर संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ शैली से लिखे जाते हैं। फीचर का उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करने, उन्हें शिक्षित करना या उन्हें प्रेरित करना है। समाचार का उद्देश्य पाठकों को वर्तमान घटनाओं के बारे में सूचित करना है, जबकि समाचार लेख आमतौर पर दैनिक या साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित होते हैं। 50 है नागमती अपनी व्यथा का संदेश परदेसी पति के पास कैसे पहुंचाना चाहती है, अपने शब्दों में वर्णन करे। तो जैसी कृत पद्मावत की नायिका नागमती का पति राजा रत्नसेन परदेश चला गया, उसके वियोग में नायिका जल रही है। इस रचना में 12 महीनों में से 4 महीनों अघन, पूस, माघ, फागुन का विरोधीपन रूप का वर्णन हुआ है। इन 4 महीनों में अघन की शीत ऋतु उसके लिए अत्यंत दाहक प्रतीत होती है। अघन का शीत विराग्नि से जलती नागमती भौरों भौरों और काग मतलब कौवा हो जाएगा, भौरों और काग के माध्यम से अपने प्रिय के पास अपनी करुण दशा का संदेश भेजती है। वे उससे अनुरोध पूर्वक कहती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाकर कह दे कि उनकी प्रिया विराग्नि में जल मर रही है। उसी चिंता की धुआं लगने से हम काले हो गए हैं। नागमती के विरह का चरमोत्कर्ष यहाँ दिखलाई पड़ता है। कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है, टिप्पणी कीजिए। तो कुटज हम सभी को उपदेश देते हुए कहता है कि यदि जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की धरती चीर कर अपना भोग संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्त करो, आकाश चूमकर आकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। अर्थात हम सभी को कुटज संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। अपने इच्छित उपदेश को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं ही संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं और दुनिया ऐसे ही कर्मठ लोगों को पूजती है। 52 है प्रकृति सजीव नारी बन गई है। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। तो विश्वनाथ जब 10 वर्ष का था तब उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ उस औरत को पहली बार देखा था। वह बहुत सुंदर थी। लेखक पर उसके सौंदर्य का आकर्षण इस तरह हावी हुआ कि उसे समस्त प्रकृति में वही औरत नजर आने लगी। विश्वनाथ के प्राणों में जूही की खुशबू बसी थी। चांदनी रात में जूही के सफेद फूल ऐसे लगते थे जैसे कि चांदनी ही फूल बनकर डाली में लगी है। विश्वनाथ को फूलों, पेड़ों, लताओं तथा प्रकृति की समस्त रूपों को सजीव रूप से देख रहा था। वह औरत भी उसे प्रकृति की तरह बहुत सुंदर लगती थी, इसलिए उन्हें लगा कि प्रकृति सजीव नारी बन गई है। तो बच्चों ये थे आपका हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट 2 जो ऑफिशियल प्रोजेक्ट परख के द्वारा जारी किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।